नमस्कार, मेरा नाम हर्षदा वेद पाठक है और आप देख रहे हैं स्क्रीन ग्राफिया। आज मैं ऐसे व्यक्ति से मिलने आई हूँ, मतलब उनके पिताजी जो थे वो किंग ऑफ रोमांस माने जाते थे। नहीं, पर्दे पे रोमांस नहीं करते थे, आपके दिल को आपके कान के ज़रिए दिल में उतर के आपके दिल की तार छेड़ जाते थे। मैं बात कर रही हूँ हसरत जयपुरी साहब की। और मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन वो उनका एक कैसी लाइफ थी, कैसे वो सिटिंग करते थे और उनकी फैमिली अभी क्या कर रही है, ये सब जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और उसके लिए मैं भी मिलने आई हूँ साहब, उनके जो बेटे हैं साहबजादे अख्तर साहब से। सर, स्क्रीन ग्राफिया में आपका स्वागत है। शुक्रिया मैडम। सारे फिल्मी प्रेमियों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसी बातें अपने फादर के बारे में बात करूंगा जो आपको भी मज़ा आएगा सुनने के लिए। सर, शुरुआत करते हुए जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा। पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं थोड़ा लेट पैदा हुआ हूँ। अराउंड 6 इयर्स के बाद, शादी के बाद मैं पैदा हुआ हूँ। तो लाडला बेटा था मेरे, और मुझे देखकर ही वो गाना तेरी प्यारी प्यारी सूरत को चश्मे बद्दूर, मुझे देखकर मेरे फादर ने लिखा था। जब मैं पैदा हुआ था, डैडी और जैकी चैन हॉस्पिटल आए थे, और डैडी को जो हीरोइन थी उस पिक्चर में, उनके इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था कि इसके ऊपर ब्यूटी पे कैसे लिखूं। तो जैकी चैन साहब ने कहा चल आपके बेटे को देखने जाते हैं, और मुझे देखकर डैडी ने चश्मे बद्दूर कहा। तो जैकी चैन साहब बोले कि चलो हीरोइन को भूल जाओ, अपने बेटे को देखकर गाना लिख दो, और ये मशहूर गाना फिर लिखा गया। अच्छा, ये तो आपके होने तक, मतलब जब वैसी शायरी शुरू हो गई साहब की और आपके लाइफ में भी। लेकिन मतलब जब आपको थोड़ी सी समझ आने लगी तो कैसा रहा आपका बचपन? कैसे थे स्कूल में आप, और पिताजी तरीके वो किस तरह से थे? डैडी तो बहुत बिजी रहते थे। जब निकलते थे तो हम सोते रहते थे, आते थे तो सोते ही रहते थे। मेजर टाइम हमारा स्कूलिंग में ही चला जाता था। जब डैडी का पीक टाइम था उस वक्त हम स्कूल में थे, तो अपना रेगुलर स्कूल जाते थे। मम्मी ने कभी इंटरफियर करने नहीं दिया डैडी की लाइन में। वो चाहती थी कि हम इससे एकदम दूर रहें। हमारा बचपना बहुत अच्छा गुजरा। डैडी ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। उनकी आदत थी कि एक टाइम वो ज़रूर हम सबके साथ बैठ के खाना मिलकर खाया करते थे। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे मेरे सामने रहें। और बच्चों को, मुझे तो बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया, क्योंकि मैं पहला बेटा था और बहुत सालों के बाद आया, तो बहुत लाड दिया है मुझे। अच्छा, आप जब छोटे थे आपको पता था कि आपके पिताजी इतने बड़े व्यक्ति हैं? नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। मुझे 10th तक भी नहीं मालूम था। जैसे मैं कॉलेज एंटर हुआ और डैडी के साथ रिकॉर्डिंग्स पे जाने लगा, तब मुझे मालूम पड़ा कि डैडी ने क्या बेहतरीन गाने लिखे हैं और क्यों उन्हें किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। अच्छा, पिताजी की, मतलब साहब की कोई मेमोरीज़ है आपके दिल में अभी तक की, बचपन से लेके या तो अब ग्रोन अप हुए, कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो दिल और दिमाग के करीब है? बस ये मुझे बिल्कुल याद है कि डैडी है ना, सुबह सुबह उठ के अपना नाश्ता करके ना अपने गाने पे बैठ जाते थे। अब मैं कभी कभार पूछ लेते कि आपने कोई पिक्चर साइन की है इसलिए लिख रहे हैं? बोले नहीं, मेरा पैशन है लिखना, मिले पिक्चर या ना मिले मैं रोज़ सुबह उठ के गाने लिखा करूँगा। तो इममटीरियल था, उनके पास पिक्चर हो है कि नहीं है। काफ़ी प्रोड्यूसर्स आ जाते थे और बोलते थे हसरत भाई सुनाओ, कुछ लिखा है क्या? सुनाते थे। अगर समझ आ जाती थी प्रोड्यूसर तो फाइनल वो गाना चुन लिया जाता था। लेकिन लिखने में बड़ा शौक़ था उनको, बहुत ही शौक़ था। और ऐसी राइटिंग थी उनकी कि शायद वो ही पढ़ पाते थे और कोई नहीं पढ़ पाते थे। तो हमारी मम्मी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रोड्यूसर्स को दिया करती थी। अभी आपने आपकी अम्मी का जिक्र किया, तो उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सा बातें हम नहीं जानते हैं। हमारी मम्मी है ना, समझ लो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है इस घर की। उनके बिना है ना मुश्किल था। आज ये जो प्रॉपर्टीज़ है और हम शान से रह रहे हैं, सब मम्मी के बदौलत है। बहुत ही ज़हीन औरत थी। लेकिन डैडी की भी एक ख़ास बात थी कि जो भी कमाया है ना, मम्मी को लाके डायरेक्ट दे दिया है। बोलते थे मुझे सिर्फ मेरा खाना और गाना करने दो, बाकी तुम संभालो। उनको पता नहीं था कि ये बंगला हमने लैंड लिया हुआ है, मम्मी के सहारे छोड़ दिया। मगर मम्मी ने बहुत सपोर्ट दिया। बहुत ख़राब टाइम भी आया जब जैकी चैन जी गुज़र गए और डैडी को काम नहीं रहा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट किया था, इससे गाड़ी चल रही थी उस वक्त,
आज भी चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी इस पर चलेगी। फिंगर क्रॉस फॉर दैट। अच्छा, लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि आपकी मम्मी जो थी ना, अपने समय में सोच से बहुत ही आगे थी। उन्होंने पूरा घर संभाला, मतलब तब किसी औरत ने सेविंग के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सोच के पूरी फैमिली को जमा के रखा और बुरे वक्त में वही उनकी सोच, वही उनके जो विचार थे, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वही काम में आया। क्या कहेंगे इस बारे में? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मम्मी को हमेशा डर रहता था कि ये लाइन है ना अनप्रेडिक्टेबल है, इसका भरोसा नहीं है, रातों रात सर पे चढ़ाती है और अगले दिन गिरा देती है। तो मम्मी ने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी। उन्हें बहुत इंटरेस्ट था रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब शांति से रहते हैं आज। बहुत मेहनत की। ये बंगले में भी पर्सनल वो देखा करती थी, रोज़ डैडी का खाना बना के निकल गए, यहाँ आके बैठ के कौन क्या मटेरियल डाल रहा है, पक्का नहीं डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। बहुत बहुत मेहनत की उस औरत ने, बहुत मेहनत की। वी आर इंडेटेड टू हर। सैल्यूट टू हर डेडिकेशन एंड द थिंकिंग ऑल्सो। सर, मतलब बहुत सारी जगह हसरत जी के बारे में, उनकी शुरुआत कैसी हुई, करियर कैसे डेवलप हुआ, कैसे स्ट्रगल, इस बारे में बहुत सारी जगह जानकारी उपलब्ध है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करते हुए आपसे ही जानना चाहूँगी, हसरत जयपुरी साहब की शुरुआत कैसी हुई करियर की? शुरुआत तो ऐसी है कि जयपुर में इनके बाजू में एक लड़की रहती थी राधा, उससे डैडी को थोड़ा लगाव हो गया और डैडी रोज़ चाहते थे कि मैं कभी जाके उसको बोलूं कि तू मुझे पसंद है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक दिन आखिर हिम्मत करके, पुराने घरों में आपको पता होगा कि टेरेस वॉल कॉमन रहती है, दूसरे घर में भी कूद सकते हैं, गए, वो बाल सुखा रही थी, उसके पास गए तो पीछे हट गई। उसने कहा अगर तुम मुझसे सच्ची चाहते हो तो कुछ बन के दिखाओ, मुझे छुओगे तो आप में गलत आप सोच है। तो बस ये डैडी को बात लग गई कि मुझे कुछ बन के दिखाने, इसको दिखाना है कि मैं सच्ची प्यार करता था। और अगले दिन वो बम्बई के लिए निकल पड़े। बम्बई आने के बाद में क्या कुछ हुआ, कैसे शुरुआत हुई? बम्बई में बीएसटी में उन्होंने नौकरी लग गई उनकी, 8 साल बीएसटी में किया। लेकिन उनकी एक आदत थी कि कोई खूबसूरत औरत अगर बस में आती थी तो उसका टिकट नहीं लिया करते थे। लोगों ने पूछा क्यों, तो बोलते थे कि भाई ऊपर वाले ने इतना हुस्न दिया है मुझे पोइट्री करने के लिए, मैं इनसे टिकट नहीं कटवा सकता था। फिर फाइनली उन्होंने बीएसटी छोड़ना पड़ा और ओपेरा हाउस फुटपाथ पे मट्टी के खिलौने लगाया करते थे। मुझे कभी जब जाते थे हम तो दिखाते थे कि ये स्पॉट पे मैं फुटपाथ पे लेटा करता था। और बस उसी टाइम उनका जो एक नेबर था जो उनके साथ सोता था, वो अचानक एक दिन गुज़र गया। अब जब सुबह उठे देखा कि उसकी लाश पड़ी है और कोई उठाने वाला नहीं है। परेशान हो गए वो, कैसे उसको करके अपनी जगह पहुंचाया। लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक लिखी मज़दूर की लाश पोइट्री, एक कवि सम्मेलन था उस वक्त जब पृथ्वीराज कपूर साहब चीफ जज थे उधर, तो उन्होंने ये पोइट्री सुनाई और इनाम ये था कि अगर जो चुना जाएगा पोइट्री जिसकी, उसको राज साहब उनके बेटे पिक्चर बनाए उसमें पहला मौका मिलेगा। डैडी की ऊपर वाला चाहता था, हो गई, मज़दूर की लाश चुन ली गई। डैडी को इनवाइट किया इन्होंने पृथ्वी थिएटर पे, वहाँ शंकर जयकिशन से इंट्रोडक्शन हुआ, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। पहला गाना कौन सा था? पहला गाना डैडी का था जिया बेकरार है फ्रॉम बरसात, एक डबी वर्ड्स पे शंकर जयकिशन ने बनाया था और डैडी ने इमिजिएटली उसको जिया बेकरार है चाई बाहर है आजा मोरे बालमा काहे इंतज़ार है। तो आपके पिताजी को जो रोमांस का बादशाह कहा जाता है, एक तो बस में वो कंडक्टर थे, 11 रुपये उनकी सैलरी थी उस ज़माने में। वो 11 रुपये में भी वो अगर सुंदर जो लेडी दिखी उसके पैसे नहीं लेते थे, तो उनका जो दिल रोमांटिक था वो शुरुआत वहीं से हुई। हाँ, वहीं से हुई। रोमांटिक फ्रॉम फर्स्ट, इनबॉर्न बोलते हैं ना, इनबॉर्न रोमांस था उनमें। तो आप देखेंगे मेजर गाने उनके सब रोमांटिक ही हैं, तो रोमांस में ज़्यादा उनको शौक़ था। एंड उनको पता था कि दुनिया में हर कोई, हर इंसान है ना कभी किसी से इश्क करता है, रोमांस करता है। तो जब कुछ ऐसे मुशायरों में जाते थे और पढ़ते थे रोमांस के बारे में, तो जो चोट खाए हुए हैं ना वो तो पागल हो जाया करते थे इनकी शायरी पर।
आपने अभी कहा कि उन्होंने रोमांटिक बहुत सारे गाने लिखे, तो कुछ गाने आप बता सकते हैं और उसकी थोड़ी अगर हिस्ट्री आपको पता हो? नहीं, रोमांटिक में मैंने तो मेरे बारे में मेरी प्यारी प्यारी तेरी प्यारी प्यारी सूरत बताया। ये तो सिचुएशन मैंने शंकर जयकिशन जी को पता था कि अगर रोमांटिक गाना है तो हसरत को ही लिखवाना है मेजर, और अगर फिलोसफिकल है तो शैलेंद्र अंकल को लिखवाते थे। मगर डैडी का ये था कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस स्मॉल फ्रेजेस, गुस्ताखी माफ़ और चश्मे बद्दूर, मंजिल मकसूद, ये सब डैडी ने यूज़ किया है। एक मुशायरे में एक फंक्शन में गए थे इजिप्ट कहीं, वहाँ शेर व शायरी कर रहे थे, तो एक लड़की बैठी हुई थी, वो हमेशा हर शेर पे ना उफ़ युम्मा करती थी, तो डैडी ने वो पकड़ के फिर गाना बनाया, ये आँखें उफ़ युम्मा। तो उनके ये जो फ्रेजेस हैं उन्होंने मैक्सिमम यूज़ किया हुआ है। अच्छा, आपका सरनेम में जयपुरी है, तो इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता दीजिए। नहीं, उस वक्त के जो मशहूर शायर थे अपने शहर का नाम हमेशा अटैच करते थे, हसरत जयपुरी। हालांकि डैडी का रियल नेम इकबाल हुसैन है, लेकिन एक हसरत रखा था। उनका कहना था कि हसरत किसी की कभी पूरी नहीं होती, मगर उसको पूरा करने में वो इतनी लगन और मेहनत करता है कि शायद उम्मीद करता है कि मैं पहुंच जाऊंगा। और उस ज़माने के जैसे शकील साहब थे, शकील बदायूं नहीं, वो बदायूं के थे, मजरूर सुल्तानपुरी सुल्तानपुर के थे, साहिर साहब लुधियाना के थे। तो ये तखल्लुस लगाते थे अपनी जगह जहाँ पैदाइश हुई ना उसको फेमस रखने के लिए। अभी आपने अपने गांव का नाम लिया, तो जानना चाहूँगी कि क्या हुआ उस राधा का फिर? नहीं, फिर डैडी ने एक टाइम शोहरत मिल गई, फिर कभी राधा को फ़ोन नहीं किया, ना पूछा, ना जानना भी चाहा कि किधर शादी हो गई, ना उस लड़की ने कभी ताल्लुक़ चाहा कि मैं हसरत जयपुरी बन गए, इतना बड़ा आदमी, उनसे कांटेक्ट बिल्कुल भूल गए, फिर अपने काम में ही मगन रहते थे। और आपकी मम्मी से मुलाकात कैसे हुई? नहीं, इट वाज अरेंज मैरिज थी। ये जो मम्मी के बड़े भाई थे वो भी फिल्म से कनेक्टेड थे, किसी प्रोड्यूसर के असिस्टेंट थे। उन्होंने देखा कि हसरत जयपुरी का काफ़ी नाम है, इज़ अ गुड पर्सन, तो उन्होंने रिश्ता लगाया अपनी छोटी बहन का। उस ज़माने में जो माँ बाप ने सिलेक्ट कर दिया कभी कोई ना नहीं करता था, एंड ही वॉज हैप्पी विथ हर। हसरत साहब का राज कपूर के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन था। पहली फिल्म राज कपूर साहब की पहली, हसरत साहब की पहली फिल्म, तो ये जो कनेक्शन काफ़ी लंबे साल चला। क्या कुछ आपका ऑब्जर्वेशन इस बारे में? नहीं, राज साहब ने जो टीम बनाई, शंकर जयकिशन, हसरत, शैलेंद्र की, ये उन्होंने कंटिन्यू किया, क्योंकि इस टीम ने उनके हर पिक्चर में मोस्ट वेरी पॉपुलर सॉन्ग्स दे। आप देख लो, 6 गाने हैं तो सुपर हिट है, 8 गाने तो वो भी सुपर हिट है। उन्होंने जोड़ी कभी नहीं छोड़ी। हाँ, जयकिशन जी की डेथ के बाद ही चेंज्ड अ लिटिल, क्योंकि जयकिशन जी के साथ है ना उनका बहुत अच्छा जमता था, और डैडी और जयकिशन की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, तो उनको लगा कि जयकिशन चला गया, अब मुश्किल है। देन ही स्टार्टेड गिविंग ब्रेक्स टू अदर पीपल, एलपी को फिर बॉबी में लिया। नहीं तो बॉबी में इनिशियल चाहते थे शंकर जयकिशन को लेने को। मतलब आपके पिताजी अपसेट हुए उस चीज़ से, एलपी को लेने से? हाँ, अपसेट हुए, मगर मजबूर थे ना, टीम वर्क। पुराने ज़माने क्या था, सबकी टीम थी, एक टीम मेंबर गया वो दूसरे के पास नहीं जा सकता था। एलपी का आनंद बख्शी था, रवि का राजेंद्र कृष्ण, और दूसरे थे नौशाद साहब का शकील बदायूं नहीं थे, तो एंट्री मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए चुपचाप बैठे रहे, एक बैड फेस के थ्रू गए, बट ही केम आउट ऑफ इट। तो ये जो बैड फेज अभी आपने कहा, तो किस तरह से डील किया इस फेज से उन्होंने? नहीं, अफसोस करते थे, क्योंकि जो लोग, मैंने कहा ना कि जब वो उरूज पे थे तो लोग घर पे आके पूछा करते थे, लेकिन जब वक्त ख़राब हुआ किसी ने पूछा नहीं। ये अफसोस था उन्हें, बहुत अफसोस था। इसलिए जब उनकी डेथ से पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हमसे कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो प्लीज़ डोंट इन्फॉर्म एनी फिल्म पर्सनैलिटी। मुझे किस पे भरोसा नहीं है, सिर्फ नौशाद साहब और उनके एक ख़ास फ्रेंड है चंदू बरदान वाला, जो समझ लो मेरे हिसाब से इज़ अ एनसाइक्लोपीडिया ऑन हसरत जयपुरी। मुझसे ज़्यादा जानते हैं डैडी के बारे में, बहुत बड़े फ़ैन हैं। बस इन दोनों को इन्फॉर्म किया और किसी को नहीं किया। बहुत दुखी थे। पर ये दुख का मरहम कुछ भी नहीं था, मतलब किसी ने उनके जाने के बाद में आपको मिले नहीं? मैडम, यही अफसोस है कि कोई नहीं आया।
आपके दिल में मलाल है उस बारे में कि आपके पिताजी के जो इतने जाने माने शायर थे, उनके गुजर जाने के बाद में कोई मिलने नहीं आया उनसे? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हाँ, है अफसोस तो है मुझे, मगर देन ये खाली फिल्म लाइन है, ये दुनिया में ऐसा चलता है। जब आप चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं सब, जब नाम नहीं होता है तो कोई पूछता नहीं है, यही बैड लक है। सही कहा, मतलब चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। आपने शैलेंद्र साहब का नाम लिया, तो उनकी और हसरत साहब की एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, उस बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, डैडी और शैलेंद्र जी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट शैलेंद्र जी ने जब तीसरी कसम बनाई तब डैडी को भी गाना दिया। हालांकि सब वो लिख सकते थे, लेकिन डैडी को भी लिखवाए गाने। उसमें से वो गाना दिया, कौन सा एक गाना था वो बहुत मशहूर रहा, तीसरी हम दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, ये बहुत चला था गाना। और इन लोग में कभी झगड़ा नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि शंकर जयकिशन मानते थे कि ये गाना जो है सिचुएशन, ये हसरत अच्छा लिख पाएगा, इसमें शैलेंद्र जी अच्छा लिख पाएंगे। मगर दोनों में कभी टक्कर नहीं हुई। किसी पिक्चरों में डैडी के ज़्यादा होते थे, 5 हुए तो 3 उनके, कभी उनके 5 हुए तो 3, मगर कभी दोनों ने झगड़ा नहीं किया। ना शंकर जयकिशन से अलग अलग मिल के बोले यार तूने हसरत को इतना दे दिया, मुझे कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ। ये अच्छी बात थी। शायद वो शैलेंद्र साहब और हसरत साहब के दिल का साफपना होगा, या तो वो दौर भी ऐसा था कि लोग बहुत साफ थे दिल के, ये भी हो सकता है। आप देखेंगे तो लिरिसिस्ट डुओ जो है ये डैडी और शैलेंद्र अंकल ही रहे, बाकी आज तक कोई लिरिसिस्ट जोड़ी बन के नहीं आई है कभी। म्यूजिक डायरेक्टर तो बहुत सारे जोड़ी है, लिरिसिस्ट दो अलग आदमी को एक साथ रहना और इतने सालों काम करना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हसरत साहब ने जो कुछ भी गाने लिखे उसमें ज़्यादातर गाने रोमांटिक थे, लेकिन ये जो दुनिया बनाने वाले, और एक उन्होंने शायद मुकद्दर का गाना लिखा है, ज़िंदगी से, मतलब ये फिलोसॉफिकल, ये कैसे चेंज हुआ उनका? क्योंकि रोमांस इज इक्वल टू हसरत जयपुरी साहब, और ये फिलोसॉफी मतलब आउट ऑफ द ट्रैक कैसे हुआ उनका, ये सोच हुई? लोग समझते हैं कि डैडी ओनली रोमांटिक थे, बट ही वॉज अ ऑलराउंडर। उनके ट्रेजेडी सॉन्ग्स एक से एक हैं, उनके पार्टी सॉन्ग्स एक से एक है। बच्चों के बहुत अच्छे गाने लिखे हैं, इचक दाना बीचक दाना बहुत मशहूर है, चुन चुन करती आई चिड़िया, इन अंदाज है ना बोलो बोलो। तो गाने तो हर टाइप के लिख लेते थे वो, लेकिन ही वॉज मशहूर के भाई रोमांटिक में हमें हसरत ही चाहिए। लेकिन ही वॉज ऑलराउंडर बोलते हैं ना, हर फील्ड में, हर उसमें उन्होंने गाने लिखे। हसरत साहब के साथ में जितने भी राइटर थे, मतलब कवि थे, शायर थे, और कैसा था उनका इक्वेशन? मतलब एक अभी यंग, उनके ज़माने के यंग एज में जावेद अख्तर थे, गुलजार साहब थे, सीनियर में मजरूह जी थी, इंदिवर जी थे, बावरा साहब थे, बहुत सारे लोग थे। तो कैसा रहा उनका इक्वेशन उनके साथ? नहीं, सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। कभी ऐसा नहीं उन्होंने चाहा या सामने वाले ने चाहा कि हसरत को काट के हम घुस जाएं, या डैडी सोचे कि इनको हटा के मैं घुसने की कोशिश। सबको एक माने दिलों में वो रंजिश नहीं थी कि इसको मेरे को हटा के मुझे ये काम लेना है। एवरीवन वाज सैटिस्फाइड विद देयर वर्क। और एसजे ने एक बड़ी बात है कि कभी डैडी और शैलेंद्र को छोड़ा नहीं। इनफैक्ट एक मैंने सुना है कि B.R. चोपड़ा उन्हें चाहते थे साइन करना पिक्चर वक्त के लिए, और साहिर साहब फेवरेट थे B.R. चोपड़ा, लेकिन शंकर जयकिशन ने इनकार कर दिया कि नहीं, हसरत शैलेंद्र ही रहेंगे, वी विल लीव द मूवी, मगर हम दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। इतनी दोस्ती थी। अच्छा, मतलब शंकर जयकिशन जी का जो इक्वेशन था जयपुरी साहब के साथ में बहुत ही अलग था, एक रूहानी उनका कनेक्शन था। तो आप मतलब आपके पिताजी ने कुछ उनके बारे में बताया, तो आपका कोई ऑब्जर्वेशन है उस बारे में? नहीं, डैडी जयकिशन साहब की बहुत तारीफ़ करते थे, दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था, बहुत बार रोमांटिक एट हार्ट। तो उनकी ड्रेसिंग भी आप देखोगे तो टी शर्ट्स और एकदम स्टाइलिश टी शर्ट्स और पहनते थे। तो डैडी का उनके साथ बहुत बड़ा धक्का लगा डैडी को जब जयकिशन जी गुजर गए ना, बहुत बड़ा बिगेस्ट सेटबैक ऑफ लाइफ। अगर जयकिशन जी और रहते तो आई थिंक सो 70s 80s तक कोई हिला नहीं सकता था इनको। पर मैंने ऐसे सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ, कि लता दीदी का शंकर जयकिशन के साथ में कुछ तो भी झगड़ा हुआ, और उनके बाद में उनके कंपटीशन में उन्होंने LP जी को तैयार किया, लक्ष्मी प्यारे जी को। तो कुछ है आपको मालूमात इस बारे में?
कंट्रोवर्सीज तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मगर ये पता है कि लता जी है ना, छुट्टी 1 महीने की लेकर ना आउट ऑफ इंडिया जाया करती थी, तो सबको रुकना पड़ता था कि जब तक आएंगी नहीं रिकॉर्डिंग। राज साहब ने कभी किसी और को चांस नहीं दिया, वो वेटेड फॉर लता ओनली। लेकिन शंकर जयकिशन को लगा कि गाने लेट हो जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे, तो दे स्टार्टेड गिविंग सुमन कल्याणपुर। उनको काफ़ी आगे किया है, तो थोड़ी नाराज़ थी वो, लेकिन मेजर तो लता ही से ही गवा है। अब नहीं है और प्रोड्यूसर अगर बोलता है कि नहीं, माई मनी विल गो वेस्ट, मेरा पैसा मेरा टाइम बर्बाद होएगा। सुमन जी भी वेरी गुड सिंगर, कितने गाने उन्होंने गाए। सुमन जी का कोई गाना आपको याद है जो पसंद है? सबसे फेवरेट आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, बहुत ही अच्छा गाना गाया है उन्होंने। इट्स ऑल टाइम हिट। डैडी के कुछ गाने जो हैं दिस आर ऑल टाइम, लाइक बदन पे सितारे। ये किसी भी शो में हम जाते बजता है ना, तो लोगों को नाचना है ही, उतर के आगे आके नाचना शुरू। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। मतलब हसरत साहब की मैं एक फिल्मोग्राफी देख रही थी, तो उसमें मुझे ऐसा दिखा कि उन्होंने मतलब ओल्ड टू ओल्ड, जो सीनियर और बाद में जूनियर, मतलब जो नए आए, सभी के साथ में काम किया, सभी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ में। और ऐसा कहा जाता है कि उनका सभी के साथ में बहुत ही अच्छा संबंध रहा। तो ये किस तरह से आप देखते, एक और दूसरा है कि मतलब एक के पास अगर हम काम करें काफ़ी सालों तक, एक दिल में फिर रह जाता है कि नहीं अरे वो अच्छा था, ये अच्छा था, पर नहीं, इन्होंने सभी के साथ में उसी प्यार, उसी दिल से काम किया। क्या कहेंगे इस बारे में? डैडी ने एक्चुअली 74 म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ द गोल्डन एरा का। सिर्फ 2 लोग रह गए, एक ये अपने रवि साहब और मधुमती के जो म्यूजिक सलील चौधरी साहब, यस, ये 2 के साथ पिक्चर नहीं हो पाई। बाकी मेजॉरिटी लोगों के साथ, न्यू कमर्स में भी बहुत लोग के साथ के, आनंद मिलिंद ले लो, जतिन ललित ले लो, नदीम श्रावण ले लो, अन्नू मलिक ले लो, सबके साथ किया है। तो ये कैसे उनको जमता था हर एक के साथ में? क्योंकि हर एक की सोच, हर एक का ट्यूनिंग, हर एक का गाना बनाने का ढंग अलग होता था। 74 म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ में काम करना छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बाकी भी अगर मैंने जो रिकॉर्ड्स देखे हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स, अरे लिरिसिस्ट के उस ज़माने के, तो कोई 50 के भी करीब नहीं है। तो डैडी का 74 इज़ अ ह्यूज रिकॉर्ड, एंड 91 मेल एंड फीमेल सिंगर्स, बहुत बड़ी बात है। मैं उनका ही वॉज, मैंने बोला ना, उनका पागलपन बोलो या पैशन बोलो, काम के पीछे वो देखते नहीं थे कि सामने ओपी नैयर साहब है, खयाम साहब है, कोई भी हो, मुझे काम करना है। वही लगन से करते थे। ऐसा नहीं है कि शंकर जयकिशन को मैं बेस्ट दूंगा और बाकी को कुछ भी टिका दूंगा, नहीं। ही हैज़ गिवन हिज फुल हार्ट। अभी 91 सिंगर कहा आपने, 74 म्यूज़िक डायरेक्टर, क्या कुछ खासियत रही होंगी उनकी गीत लिखने के समय की? नहीं, खासियत नहीं। ही वॉज अ बोलते हैं ना कि आपने हसरत मियाँ को सिचुएशन बता दिया, विद इन एन आवर द सॉन्ग इज़ रेडी। एक टाइम उनको दे दिया तो देन बाकी दुनिया भूल जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। ही वॉज अ वेरी फास्ट। इवन शकील बदायूनी के जो साहबजादे जावेद भाई, ही ऑलवेज टेल्स मी कि जो हसरत अंकल इमीडिएट गाना आधे घंटे में तैयार, इतनी माहिरत थी उन्हें गाने लिखने में। कई कई राइटर्स तो दिन महीने लग जाते थे एक एक गाना लिखने में। आपने पिताजी की कोई सिटिंग ऐसे अटेंड की है जब वो गाना लिखते थे, या कोई म्यूज़िक डायरेक्टर आता था, या निर्माता आता था, या गायक आते थे? ऐसी कोई सिटिंग अरेंज की कुछ मेमोरीज है उनकी? नहीं, सिटिंग्स हैं, बट इफ़ यू आप मुझे पूछेंगे लता जी, रफ़ी साहब, इनकी सिटिंग तो नहीं बैठ पाया, मगर रविंदर जैन साहब, उषा खन्ना, अन्नू मलिक, जो 80s के बाद आए हैं ना, तभी। उषा जी तो बहुत क्लोज थी हमारे, मुझे बहुत चाहती थी।